नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। प्रश्न है कि कैन द इलेक्शन कमीशन रिमेन इम्पार्शियल एमिड्स एलिगेशंस ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन इट्स अपॉइंटमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। पॉलिटी में अगर आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके साथ जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप खुद इस पर रिसर्च कीजिएगा। राइट, यू हैव टू डू रिसर्च। जो सेल्फ स्टडी है आपकी, उसका आपको इसका पार्ट बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इलेक्शन कमीशन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये है ज्ञानेश कुमार साहब। वो हमारे देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, उसमें क्या होता है, 3 कमिश्नर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरे दो जो हैं तो उनको इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। राइट, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर आप इनके पावर्स और इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो तीनों के पास सेम पावर्स हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो और ज़्यादा ताकतवर क्यों बन जाते हैं? क्योंकि बहुत ही ब्रीफली, मैं अब वो पॉलिटी की छोटी छोटी डिटेल्स आपको यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, वो आपको खुद को पढ़नी है। राइट, एज यू नो, मेरी जो एक पहले से पैटर्न रही है, आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग। स्टूडेंट को खुद मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर जो डिस्कशन होगी इट विल हेल्प यू। यहाँ पर आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स और ये सारी चीज़ों में आपको मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आपको पढ़ाई ही नहीं करनी है। यू हैव टू स्टडी। राइट, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इनको रिमूव करना, अगर आपको इनको हटाना है तो इट्स नॉट दैट इजी प्रोसेस कंपेयर टू इलेक्शन कमिश्नर्स। इनको अगर आपको हटाना है तो इट्स वेरी इजी, लेकिन इनको हटाना जो है इट्स नॉट दैट इजी। तो एनीवेज, ज्ञानेश कुमार साहब जो हैं, ही इज द न्यू सीईसी। और ये जो डिसीजन है कि इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, तो ये डिसीजन लिया है प्राइम मिनिस्टर लेड सिलेक्शन कमेटी। ये सिलेक्शन कमेटी के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इसने विवेक जोशी साहब जो हैं, इनको इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया है। ओके, अब ये जो अपॉइंटमेंट है, इसकी वजह से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न उठाया है और कहा है कि ये जो पूरी प्रोसेस है सिलेक्शन कमेटी की, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, और इसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इस सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होने चाहिए। एक है प्राइम मिनिस्टर, दूसरे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द थर्ड वन इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। राइट, ये सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जजमेंट है। अब उसी साल जब ये जजमेंट आया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया लॉ पास किया, एक नई एक्ट जो है इसको पास किया पार्लियामेंट से, ऑफ कोर्स। और इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको हटाकर गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड कर दिया। यानी कि सिलेक्शन कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो एज यू नो कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो नाम सेलेक्ट करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर वही करेंगे। राइट, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि अगर हमें ज्ञानेश कुमार साहब को सीईसी बनाना है फॉर एग्जांपल, तो फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी हाँ ही होगी उसमें, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही पार्टी के हैं, एज वी नो। राइट, या फिर अगर एक पार्टी के नहीं है लेकिन गवर्नमेंट का तो पार्ट है। ओके, तो इस चीज को कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि भाई आपने सीजेआई को हटाकर कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड किया है, तो ये एक्ट जो है तो ये एक तरफी हो जाती है। इस चीज को फिलहाल कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और ज्ञानेश कुमार साहब की अगर हम बात करें तो ही इज ए सीजन्ड ब्यूरोक्रेट। राइट, ही वाज ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर और फिर उनको एलिवेट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। 26 जनवरी 2029 तक उनकी टेन्योर चलेगी। दैट मीन्स कि 2029 का जो जनरल इलेक्शन होगा उस समय पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ज्ञानेश कुमार साहब ही रहने वाले हैं। नाउ, इनकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, तो ये एक कन्वेंशन है या फिर एक प्रकार की, क्या कहते हैं उसको, परंपरा है
कि जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर सरकार ने फॉलो की है। राजीव कुमार साहब जो अभी तक सीईसी थे तो उनकी टेन्योर खत्म हुई है, तो इसकी वजह से उनको रिप्लेस करके अब ज्ञानेश कुमार साहब आए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं उन्होंने इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस का स्ट्रांगली विरोध किया है और उन्होंने ये कहा है, एक डिसेंट नोट दी है और कहा है कि क्योंकि ये जो 2023 की एक्ट हैं, जजमेंट के बाद जो एक्ट अभी हमने बात की, तो इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं लेता तब तक हमें इसमें कोई नई अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर सरकार इसमें आगे बढ़ी है क्योंकि सीईसी जो है इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, तो आप इसको ऐसे इतने लंबे समय तक वेकेंट नहीं रख सकते, राइट। और कांग्रेस लीडर का या फिर कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो अंडरमाइन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, ये भी इल्ज़ाम है कि गवर्नमेंट ने फेवरेटिज्म जो है उसका इस्तेमाल किया है। ये सारे इल्ज़ाम हैं, राइट, ये चीज़ आप याद रखिएगा, राइट। लेकिन इसी के साथ साथ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको फ्री एंड फेयर रखना है तो इलेक्शन ऑफिशियल्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी के साथ साथ जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो न्यूट्रल रहें, इम्पार्शियल रहें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विवेक जोशी साहब जिनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है तो 1989 के आईएएस ऑफिसर हैं और फरवरी 2023 तक वो इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अभी अपना वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट, और अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। जो भी आउटकम आएगा तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली ये जो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सीईसी उस पर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन का जो मेन काम है दैट इज़ कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर रखना। हमारे देश में ऐसे ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है TN शेषान साहब, राइट। तो उन्होंने उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो उनको चैलेंज किया, और जो ये कमीशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसकी इंडिपेंडेंस जो है उसकी रक्षा करने में या फिर उसको मेंटेन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इस प्रकार के ऑफिसर्स ने प्ले किया है, राइट। किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी जो है वो डेफिनेटली कमीशन या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है हमारी तो इसके ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो ऐसा नहीं, आज कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि यूपीएससी है फॉर एग्जांपल, तो ये भी हमेशा इम्पार्शियल रहे हैं, उनके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के दौरान भी ये सारी, और इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं तो उनके जो भी चेयरमैन्स होते हैं, हेड्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, तो उनकी सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो फ्री एंड फेयर ही होनी चाहिए, राइट। दैट्स बेस्ट फॉर आवर डेमोक्रेसी। पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी ज़्यादा है, और जितना ये ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड रहेगा उतना ही हमारी देश की डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, ये बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। इससे पहले की हमारी डिस्कशन में हमने ये भी देखा था कि कैसे बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं ही इज़ नॉट हैप्पी विद द करंट केयर टेकिंग गवर्नमेंट, जो यूनुस गवर्नमेंट है, अभी यूनुस साहब की जो सरकार है, तो सरकार ने जो जो चीज़ें की हैं फिलहाल, जो बांग्लादेश की जो फिलहाल सरकार है, तो आर्मी चीफ इज़ नॉट हैप्पी विद ऑल दिस रायोट्स दैट्स आर गोइंग ऑन, राइट। हाउ हैज़ द रीसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश इम्पैक्टेड इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। चलिए इस पर एक ब्रीफ नज़र डालते हैं। मेहम जैसी सिचुएशन है, यानी कि रायोट्स और ये सारी चीज़ें, और इसकी शुरुआत हुई जब शेख हसीना जी ने एक वर्चुअल एड्रेस दिया। उसके बाद वहाँ पर तोड़ फोड़ की शुरुआत हुई, प्रोटेस्ट होने लगे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट होने लगे। और मुजीबुर रहमान साहब के बारे में हमने डिस्कशन की थी ना कि कैसे 1971 का जो एक आज़ादी क्रिएट हुई, मीन्स आज़ाद हुआ बांग्लादेश, राइट, ईस्ट पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना, तो उसमें भारत ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और सबसे बड़े लीडर जो है, सबसे बड़ा नाम जो है बांग्लादेश का व्हेन इट कम्स टू दिस लिबरेशन वॉर, तो दैट वाज मुजीबुर रहमान साहब। तो अब देखिए, इतने बड़े लीडर जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई, ये सारी चीज़ें की, तो उनके ही घर में तोड़ फोड़ की जा रही है, उनके म्यूज़ियम्स और उनके पुतले जो हैं उनको तोड़ा जा रहा है। और हसीना जी ने इस पर यह भी स्टेटमेंट दिया था कि हिस्ट्री कैन नॉट बी वाइप्ड आउट, यानी कि
हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर यह भी है कि जो हकीकत हैं, जो ट्रूथ हैं, जो सत्य हैं, आप उसको इस प्रकार से वाइप आउट नहीं कर सकते, राइट। और जो महफूज आलम हैं, जो अभी यूनुस सरकार है तो उनके एक टॉप प्लेयर हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमने और कुछ नहीं किया, फैसिज्म के साथ जुड़े हुए जो सिंबल्स हैं उनको, तो उन्होंने ये जो मुजीबुर रहमान साहब है जिनको बंगा बंधु भी कहा जाता है, तो उनको फैसिस्ट कहा है। ये अभी सरकार जो है वो इस प्रकार का एक विचार जो है वो बंगा बंधु के बारे में रखती है। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल हैं फ़खरुल असलम आलमगीर, उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बंद होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस भी होने चाहिए। एंड द थिंग इज़, उन्होंने ये कहा है भारत को कि आप हसीना जी को हैंड ओवर कर दीजिए ताकि वो यहाँ पर जो मुकदमा चल रहा है तो उसको फेस करें और उनको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिले, ऐसा बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल का कहना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ जो हैं ही इज़ नॉट हैप्पी विद द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ आप रिलेशनशिप अगर ख़राब करेंगे तो ये बांग्लादेश के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज़ होगी। तो एटलीस्ट वहाँ पर जो आर्मी चीफ हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर मेकिंग सेंस कि भारत के साथ रिलेशन ख़राब करने से उनको कोई ऐसा बांग्लादेश का नुकसान ही होगा। इसी के साथ भारत ने भी ये जो वायलेंस हुआ है इस पर एक रिग्रेट एक्सप्रेस किया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं दिस इज़ वेरी रिग्रेटेबल। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो फ़िलहाल जो सरकार आई है उसकी वजह से काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं विक्रम मिस्री साहब, तो वो भी ढाका की यात्रा पर गए थे। फिर हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने बांग्लादेश के जो अपने जो बांग्लादेश के करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंचार्ज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, तो उनके साथ भी आई थिंक ओमान में उन्होंने एक मुलाकात की थी उनके साथ, राइट। इट वाज आई थिंक लास्ट संडे ये डिस्कशन जो है, ये मुलाकात जो है वो हुई थी। और ये जो नए प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर हमारे, या फिर जो भी बांग्लादेश में इश्यू चल रहा है, तो इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी ट्रंप साहब के साथ कंसर्न्स जो हैं वो रेज़ किए थे। कहा था कि ये सारी चीज़ें, और यूएसए ने कहा कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इससे पहले की जो सरकार थी, बाइडन सरकार, तो उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स कहते हैं कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत था। इंडिया ने फिर से हसीना जी को रेफ्यूज प्रोवाइड किया है। जब उनके पिताजी यानी कि बंगा बंधु मुजीबुर रहमान साहब जो हैं उनका असैसिनेशन हुआ, उस समय पर भी हसीना जी जो हैं वो भारत आ गए थे, और इस बार 2024 में भी वो भारत आ गए। टुडे एज वी आर स्पीकिंग इट इज़ 2025, लेकिन एज यू नो के लास्ट ईयर से वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अगर हम, यानी कि हमारी सरकार जो है वो हसीना जी को सपोर्ट कर रही है, वहाँ पर पब्लिक रिजेंटमेंट भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं दे आर नॉट हैप्पी विथ हसीना गवर्नमेंट, या फिर उनसे, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर उनकी विचारधारा से खुश नहीं है। लेकिन भारत सपोर्ट करा, दैट इटसेल्फ मीन्स कि भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस, यानी कि भारत ये समझता है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि हसीना जी जो है वो भारत के एक फ्रेंड रहे हैं, राइट। उन्होंने जो भी, उनकी सरकार एक लंबे समय तक रही, लेकिन उन्होंने हमेशा भारत के हित को ध्यान में रखते हुए ही काम किया है। नवंबर 2023 में ये भी कहा जाता है कि बीएनपी जो है, अगर फ्री इलेक्शंस होते तो बीएनपी जीत जाती। कहीं ना कहीं हसीना जी की लोक चाहना जो है वो बांग्लादेश में कम हो रही थी उस समय पर। और ये भी कहा जाता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं इस पब्लिक सेंटिमेंट को गेज करने में फेल रही हैं कि स्टूडेंट रिवोल्ट जो है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्यों पहले से नहीं आई थी, तो शायद पब्लिक में ये सारी चीज़ें नहीं आई होगी, ऐसा हो सकता है, राइट। लेकिन अभी जो लॉ एडवाइज़र हैं आरिफ नजरुल यूनुस सरकार के, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि 1971 का जो वॉर है उसमें जो विक्ट्री हुई है ना, तो इसमें भारत सिर्फ और सिर्फ एक एलाई था। मतलब यह है कि भारत का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं था। भारत हमारे साथ खड़ा हुआ था उस समय पर बांग्लादेश के साथ या फिर बंगा बंधु के साथ, लेकिन भारत नहीं होता, इनडायरेक्टली यही कहना है कि आप नहीं होते तो भी हो जाता। तो इस प्रकार की चीज़ें, जो इस प्रकार के सेंटिमेंट्स जो हैं उनको स्प्रेड किया जा रहा है वहाँ पर, तो दिस इज़ नॉट गुड। भारत ने इससे पहले भी दूसरे जो ऐसे लीडर्स हैं नेपाल के, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स के, उनको भी जब उनको ज़रूरत पड़ी है, जो भारत के मित्र रहे हैं, तो उनको हमने यहाँ पर एक रेफ्यूज दिया है, उनको यहाँ पर शरण दी है। अब हसीना जी को यहाँ पर हमने एक होस्ट किया है, तो लेट्स सी के इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर इसकी आने वाले समय में किस प्रकार की इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल बांग्लादेश जो है इट्स इन डीप ट्रबल, आई वुड से। ओके,
लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक. दिस वन इज अबाउट, अगेन आई थिंक इस विषय पर हमने, यस वी हैव, नॉट आई थिंक, आई एम श्योर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग. क्वेश्चन ये है, व्हाई इज प्रोएक्टिव इंटरवेंशन मोर क्रिटिकल देन रिएक्टिव कॉम्पनसेशन इन मैन मेड डिजास्टर्स. क्या होता है कि कहीं पर आग लग गई, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर ऐसे स्टैम्पीड हो गई, तो उसके बाद 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 25 लाख जो भी हैं, ऐसा कॉम्पनसेशन अनाउंस किया जाता है. लेकिन इतने ही पैसे अगर ये चीज़ें ना हो उसके लिए इन्वेस्ट किए जाए तो ऐसे हादसे ही ना हो. तो प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है, व्हाई इट इज़ मोर क्रिटिकल, ये प्रश्न है. एज यू नो, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्टैम्पीड हुई, इसकी वजह से 18 लोगों की जान चली गई. और ओवर क्राउडिंग जो है, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन आवर कंट्री. बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल के, मैंने इसके पहले भी बात की थी, तो यू नो द थिंग्स राइट. और रेलवे स्टेशन पर ओवर क्राउडिंग जो है, इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू. एक लंबे समय से ये इशू जो है वो चल रहा है. ऑफ कोर्स कुंभ की वजह से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर हो चुकी हैं. और होता यह है कि अगर ट्रेन डिले हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन के लिए 500 जो पैसेंजर्स हैं वो रेलवे स्टेशन पर आ गए, राइट. लेट्स से ट्रेन जो है वो 7 बजे आने वाली थी, लेकिन ट्रेन डिले है, तो वो 500 लोग तो वहाँ पर हैं. फिर दूसरी ट्रेन जो है उसके 500 लोग आ गए, फिर तीसरी ट्रेन है उसके 500 लोग आ गए, और आपका जो पूरा रेलवे स्टेशन है वो जैम पैक हो गया. तो ऐसे ही डिलेज हुए थे, 2 ट्रेन डिले हुई, फिर एक ट्रेन आई और फिर धक्का मुक्की हुई, और एक पैसेंजर जो है वो स्टेयर्स पर स्लिप हो गया, और इसकी वजह से फिर ये डेडली स्टैम्पीड जो है वो स्टार्ट हो गई. ओवर क्राउडिंग जो है ये खास करके रेलवे स्टेशन पर और स्टेयर्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं. दे आर लाइक डेंजरस बॉटलनेक्स. वहाँ पर लोग जो हैं वो फंस जाते हैं. छोटा सा दरवाज़ा है और बहुत सारे लोग जो हैं उसको पास करना चाहते हैं. इस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है. हमारे यहाँ पर मैंने बताया था ना कि एरोप्लेन में भी यही एक एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है. थिएटर्स में अगर आप जाएँ तो जैसे ही फिल्म ख़त्म होगी, लोग एक साथ खड़े होकर बाहर निकलने की कोशिश, ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन हम जाएं. और आई थिंक ये स्कूल से ही इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बचपन से ही ये एक प्रकार की हमारी एक गलत आदत रही है. फेस्टिवल के रशेस होते हैं, डिलेज और ये सारी चीज़ों की वजह से क्राउड मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. आई विटनेसेस जो हैं उनका कहना यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस ही नहीं थी, और पैसेंजर्स जो है उनकी ऐसी हालत हो गई कि स्टेशन पर सांस लेना जो है वो दैट वाज आल्सो बिकमिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. तो रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, कोई इवैक्यूएशन का प्लान नहीं था. सीसीटीवी सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट, लेकिन सीसीटीवी जो है वो पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आता है. सीसीटीवी से आप मीन्स अगर आप सीसीटीवी के साथ जो क्राउड मॉनिटरिंग और क्राउड मैनेजमेंट की जो प्रोटोकॉल्स हैं अगर फॉलो करें, देन सीसीटीवी विल हेल्प. वरना तो एक हादसा हो गया उसके बाद ही सीसीटीवी के फुटेज जो है वो आपको काम आएंगे, आप उससे स्टडी कर पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बट वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा और लॉट्स ऑफ वीडियोज एंड फुटेजेस ऑन दिस थिंग. तो डिजिटल क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड अलर्ट्स, बेटर कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी बहुत आवश्यकता है. मेडिकल असिस्टेंस होना चाहिए. अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको जल्द से जल्द मेडिकल असिस्टेंस मिले. और कॉम्पनसेशन जो है इट इज़ गुड्स. कॉम्पनसेशन से पता चलता है कि विक्टिम्स जो हैं उनके प्रति सरकार सेंसिटिव है, लेकिन कॉम्पनसेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को एड्रेस करते हैं, रूट कोजेस को एड्रेस नहीं करते हैं. रूट कोजेस के लिए हमें चाहिए कि हम पैसों का सदुपयोग करें. लेटेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं इसमें जो हमने क्राउड मैनेजमेंट की चीज़ें देखी, इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स, डेजिग्नेटेड सेफ जोन्स, ट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि हाउ यू हैव टू हैंडल क्राउड एंड थिंग्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी होनी चाहिए. और अबाउ ऑल जो पैसेंजर्स हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, दे डिजर्व डिग्निटी एंड सेफ्टी. और इसी के साथ आई वुड ऑल्सो ऐड कि ये सारी चीज़ें सरकार कर लेगी, लेकिन अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा. तो पब्लिक को भी रूल्स फॉलो करने हैं और सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है. डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले वेरी क्विकली लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज. राइट, ये सीरीज जो है क्यों इंपॉर्टेंट है. इट विल हेल्प यू विथ योर क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल, इट विल मेक योर एग्जामिनेशन मोर शार्पर. और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको हम बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से, सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. इसी के साथ ये सीरीज़ जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो नेसेसिटी है, जो चीज़ें आपको चाहिए, दैट द थिंग्स दैट विल हेल्प यू विथ योर प्रिपरेशन, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है. राइट, वी हैव रीच्ड द 4th टॉपिक ऑफ द डे, इज़न्ट इट.
Analyze the role of bureaucracy in maintaining neutrality and fairness in decision making processes related to national heritage. दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी का न्यूट्रल होना, इम्पार्शियल होना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही डिस्कशन जो है वो हमने स्टार्टिंग में की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आई हैव टॉक्ड अबाउट यूपीएससी एक्सेट्रा. तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई कास्ट है, ना तो कोई रेस है. एक बार आप ब्यूरोक्रेट बन गए या फिर अगर आप बन रहे हैं तो अभी से आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए जो गाइडिंग लाइट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. इनफैक्ट सारे सिटीजन्स के लिए सबसे बड़ी जो गाइडिंग लाइट है इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई रिमेंबर दिस वर्ड्स ऑफ सुषमा स्वराज जी. उन्होंने कहा था कि भारत देश का कोई अगर ग्रंथ है तो ये महाभारत मीन्स ये रामायण महाभारत या फिर जो भी दूसरे ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट है वो नहीं है. राइट, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज़ है. राइट, अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं और उनको वो फॉलो करें, इट्स फाइन, टोटली फाइन. लेकिन देश की जब बात आती है तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर होने ही चाहिए. इट शुड बी इन योर डीएनए. व्हेन आई से डीएनए आई मीन टू से इट शुड बी पार्ट ऑफ योर हैबिट, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस. दिस विल हेल्प यू अ लॉट विथ योर इंटरव्यू एज वेल. राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते. शायद आप एक बार बेवकूफ़ बना ले लेकिन इट विल नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टर्म. चाहे आपको आज पता हो ना पता हो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई नाटक कर लेंगे किसी को पता नहीं चलेगा. इट विल नॉट वर्क. राइट, ये एक्टिंग जो है ना एक दिन ये पर्दा गिर जाएगा. तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो न्यूट्रल रहे, फेयर रहे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपकी स्क्रीन पर हैं हमारे देश के वीर सिपाही, परमवीर चक्र से सम्मानित अब्दुल हामिद साहब. राइट, अब्दुल हामिद साहब जो हैं ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो यादें हैं, इनकी जो मेमोरी है, इसको इरेज करने की एक जगह पर कोशिश की गई. 1965 का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है हामिद साहब ने. 6 दशक पहले की ये बात है. और एक स्कूल थी, इस स्कूल का नाम जो है, स्कूल के एंट्रेंस पर इनका नाम लिखा गया था. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश की ये जो स्कूल है जिसका नाम था शहीद हामिद विद्यालय, इसका नाम चेंज किया ब्यूरोक्रेट्स ने, पीएम श्री कॉम्पोजिट स्कूल रखा. अब अथॉरिटीज़ ने जब ये नाम चेंज किया तो जो हामिद साहब के जो किन हैं यानी कि उनके जो सगे संबंधी हैं, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस. एक आउटरेज हुआ, फिर लोगों का ध्यान इस चीज़ पर गया और फिर कंप्लेंट्स के बाद जो हैं फाइनली इस चीज़ को फिर से करेक्ट किया गया. लेकिन ऐसी गलती हुई क्यों? आपको देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ. अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है ना, उसमें हमारे देश के बहुत सारे ऐसे जो वीर लोग हैं जिन्होंने देश के हित को लेकर काम किया है, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो ऐड नहीं है. अब्दुल हामिद साहब के बारे में या तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोग जानते होंगे या फिर जो क्यूरियस लोग हैं वो जानते होंगे. जहाँ तक मुझे पता है जो एक रेगुलर पर्सन है तो उनको इनके बारे में नहीं पता. जैसे भगत सिंह के बारे में पता है तो हामिद साहब के बारे में नहीं पता है. आई एम नॉट सेइंग कि एक एक सोल्जर जो है उनके नाम आपको पता हो, दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल लेट्स से. लेकिन आपके एरिया के जो हैं उनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए. तो ये स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए. ये पर्सनली, दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, ये टोटली मेरा पर्सनल एक व्यक्तिगत ओपिनियन है. न्यूज़ में इसको कवर करना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को पता चले कि हमारे जो सन ऑफ सॉइल्स है, व्हेन आई से सन ऑफ सॉइल्स आई मीन टू से डॉटर ऑफ सॉइल्स एंड सन ऑफ सॉइल्स. राइट, ये जेंडर की बात नहीं है. लेकिन जो लोग, चाहे वो साइंस में कंट्रीब्यूशन हो, आर्ट में हो, देश की रक्षा करने में कोई किसी ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया हो, जो लोग सोसाइटी में वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ डिस्कशन. इट शुड बी पार्ट ऑफ कि उसके बारे में बातचीत हो. ये फिजूल की जो चीज़ें डिस्कस होती हैं, न्यूज़ में भी होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसकी कंट्रोवर्सी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग के साथ खेलने की सारी एक एक्टिविटीज़ चलती रहती है. और न्यूज़ मीडिया और ये सारी चीज़ें काफ़ी मीन्स दे नो हाउ आवर माइंड वर्क्स. तो वही चीज़ें दिखाएंगे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ये हो गया तो फिर लोगों ने ये किया वो किया. राइट, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन वॉच.
आई एम नॉट सेइंग जो कहा मीन्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट रबिश थिंग एट ऑल, लेकिन आई वुड से कि अपना वक्त जो है वो अच्छी चीज़ों में दीजिए, और अच्छी चीज़ों को आपको खोजना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ऊपर ऊपर पर तो यही सारा कचरा जो है वो भरा हुआ है। तो एनीवेज, तो ऑफिशियल्स जो हैं उनको क्यों इनके बारे में पता नहीं था, और कहीं ना कहीं ये डीप रूटेड रिलीजियस इंसेंसिटिविटी, क्या धर्म के नाम पर ही ये चीज़ हुई थी, नहीं हुई थी, वॉट एवर इट इज़, राइट। हम किसी भी हमारे जो सुप्रीम सेक्रीफाइस देने वाले हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनकी ब्रेवरी जो है उनको हम इस प्रकार से इंसल्ट नहीं कर सकते। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये प्योर सेक्युलरिज्म पर चलती है। ऑफिसर्स बन गया, आप सोल्जर बन गया। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने आर्मी में सर्विस में है भी और सर्विस खत्म भी की है। एंड वहाँ पर होते हैं जो उस्ताद होते हैं ना, वो पहले ही दिन को पूछेंगे आप कि भाई यहाँ पर इस कास्ट से कौन है, तो ये, तो भाई चलो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, ये कर दो, एक्स्ट्रा आपको करवाएंगे, ताकि अगर कोई ऐसा है कि भाई मैं इस कास्ट से हूँ तो आई एम सुपीरियर, वॉट एवर इट इज़, ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं आपकी ट्रेनिंग में। वो ये सिखा देते हैं कि एक बार यूनिफॉर्म पहना, देन ऑल ऑफ यूर ब्रदर्स, ऑल ऑफ यूर सिस्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ऑफिसर्स और सोल्जर्स जो हैं वो किसी रिलीजन या फिर कास्ट के नहीं है, वो हमारे देश के हैं। और जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं ना, उनका जो सेक्रीफाइस है वो किसी कास्ट या फिर धर्म के लिए नहीं था, इट वॉज फॉर द एंटायर नेशन, वो हम सब के लिए वो था। तो ऐसे वॉर हीरोज़ को टारगेट करना, दिस इज़ नॉट गुड। और जो भी ब्यूरोक्रेट्स ने ये डिसीजन लिया है उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन होनी ही चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। यहाँ पर भी हमें इसी प्रकार की एक चीज़ देखने को मिल रही है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज फॉर यूरोप्स रोल इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली यूरोप में भी आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक वाइट सुप्रीमेसी जैसी चीज़ें, नस्लवाद जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जो स्ट्रक्चर्स थे उसमें आई वुड से यूनाइटेड नेशंस, कुछ दिनों पहले WTO के बारे में हमने बात की थी या नहीं की, आई एम नॉट श्योर वेदर मैंने वो टॉपिक आपके साथ शेयर किया है या नहीं। डू लेट मी नो कि WTO जो हैं उस पर हमने डिस्कशन की थी या नहीं। मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं, एज यू नो कि आई गो थ्रू लाइक 5 टॉपिक्स एवरी डे, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, तो अभी दिमाग में नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि WTO का टॉपिक हमने कवर किया है या नहीं। क्योंकि USA जो है वो अब WTO को पूरा बाईपास कर रहा है। USA, चाइना, राइट, इन्होंने ट्रेड वॉर की शुरुआत की, WTO कुछ नहीं कर पाया। तो ये सारे UN, WTO, वर्ल्ड बैंक, राइट, IMF एक्सेट्रा, ये सारे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये कोलैप्स होते जा रहे हैं। इनके पास मीन्स कहने के पावर्स हैं, अब वो उतने पावरफुल नहीं रहे हैं। तो यूक्रेन रशिया नेगोशिएशंस में हमने देखा, ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहे हैं, तो इसमें ट्रम्प साहब जो है वो डायरेक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं रशिया के साथ। यूक्रेन को, यूरोप को बाईपास कर दिया, एज वी नो, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। अब JD वेंस जो हैं उन्होंने ये एक स्टेटमेंट यूज किया है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि यूरोप का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो बाहर का दुश्मन नहीं है, वो इमिग्रेंट्स हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि इमिग्रेंट्स आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ यूरोप। तो कहीं ना कहीं जो इशारा है वो यही है कि जो लोग वाइट नहीं हैं, जो लोग यूरोप के नहीं हैं, वो आपके दुश्मन है। जो लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो इसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि यूरोप के इतिहास को देखेंगे तो यूरोप दूसरे देशों में गया है, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, राइट। तो ये सारे देशों ने अलग अलग देशों पर, नीदरलैंड्स ऑफ कोर्स, राइट। तो ये सारे देश अलग अलग, अफ्रीका, एशिया के अलग अलग देशों पे अपनी कॉलोनी स्थापित की, फिर पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें देनी पड़ी। तो फिर आज दूसरी तीसरी जनरेशन वहाँ पर रह रही है। कुछ युद्ध में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग इन्वॉल्व थे, तो फिर रेफ्यूज देना पड़ा, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये चीज़ मीन्स ऐसे ही वाइप आउट कर देंगे आप। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट जो हैं वो दिए जा रहे हैं। वेंस साहब जो हैं उन्होंने जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके साथ मुलाकात करने से मना कर दिया। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि कोई लीडर जो हैं यहाँ पर आता है G20 के लिए, लेट्स से, और फिर कहता है कि भाई मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलूंगा, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलूंगा। व्हाट इज़ दिस? डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता। लेकिन वेंस साहब जो हैं उनकी मुलाकात, जहाँ तक मुझे पता है, राइट, उन्होंने जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके साथ डिस्कशन नहीं की, मुलाकात नहीं की। लेकिन जो लीडर ऑफ जर्मनी की फार राइट AFD पार्टी है, एलिस
वेडल, उनके साथ उन्होंने डिस्कशन की, मीटिंग की। और एलिस वेडल जो है, उनके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा ब्रीफली कि जो नाजी विचारधारा है उनको प्रमोट करने वाली ये AFD पार्टी है। तो कहीं ना कहीं इस मुलाकात से ये नज़र आता है कि ट्रंप सरकार जो है ये वाइट डोमिनेंस जो है इसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। ट्रंप साहब ने खुद अपने ही इनॉग्यूरेशन एड्रेस में कहा कि अमेरिकन सेसेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ग्लोबल ऑर्डर से हम बहुत सारी चीज़ों में से निकल जाएंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम टैरिफ्स इंप्लीमेंट करेंगे, एनेक्सेशंस के बारे में बात कही। एनेक्सेशंस यानी कि ग्रीनलैंड जो है वो हमें दे दो वरना हम हड़प लेंगे, राइट। गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, गल्फ ऑफ अमेरिका, इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। तो किस दिशा में ये जो पावरफुल देश हैं वो दुनिया को ले जाना चाहते हैं, उन्होंने शायद ये बात भूल गए हैं वो लोग कि मस्क साहब की जो टेस्ला कार कंपनी है वो जो कोंगोलीज हैं, कोंगो का जो कोबाल्ट है उससे उनकी बैटरीज बनती हैं। कोलंबिया की कॉफ़ी जो है वो हर एक अमेरिकन नागरिक पीता है। भारत जो है इसकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है इसकी वजह से अमेरिका की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सिस्टम्स चल रही है। और चाइना जो है इनके सोलार मॉड्यूल्स जो है वो आज भी क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में दुनिया की मदद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ USA जो है वो कर्ज में है, चाइना को करोड़ों रुपए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं। USA ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंट है। USA की उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है एस बी नो, तो USA इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है तो वो दुनिया भर की मार्केट्स, दुनिया भर, पूरी दुनिया जो है उसको मार्केट के तौर पर देखता है। लेकिन जब इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो वो लोग कह देते हैं कि भाई हम आप नहीं चाहिए थिंग्स। तो कस्टमर मीन्स आप अपने कस्टमर को इस प्रकार से ट्रीट करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो USA का एक एटीट्यूड है। रशिया का विरोध है, लेकिन रशिया के साथ यूक्रेन को लेकर बातचीत भी होती है। रशिया से यूरेनियम जो है वो भी USA इंपोर्ट करता है। और ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं ना USA में बड़ी बड़ी कार्स इस्तेमाल होती है, राइट। बड़े इंजन वाली कार एवरेज के सामने, माइलेज के सामने वो नहीं देखते हैं। तो अमेरिकन लाइफस्टाइल जो है वहाँ के लोगों में डिस्ट्रप्शन क्रिएट ना हो, तो इसकी वजह से ऑयल का सप्लाई होता रहे और बहुत ही चीप प्राइस में मिलता रहे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर USA। तो ये भी अलग अलग जगह से आता है। तो बेसिकली USA भी डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर। और आज देखिए जो कैपिटलिज्म है, USA, चाइना, वियतनाम, इंडिया या फिर कोई भी देश हो, चाइना में भी, किसी भी देश में आप चले जाइए, जो कैपिटलिज्म है वही उसका ही ज़माना है। जो बेस्ट कर सकता है, इनोवेटिव, क्रिएटिव की कोई चीज़ आप कर सकते हैं, देन गो अहेड विथ इट। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफर हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमीज जो हैं वो कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क में ही ऑपरेट कर रही हैं। ट्रंप साहब जो हैं ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर पाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है ना इसको रीशेप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि USA दुनिया के किसी देश के साथ व्यापार ना करे, यूरोप जो है वो किसी के साथ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का जमाना है, कोलैबोरेशन का जमाना है आज। ऐसा भी हो सकता है कि यूरोप जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, नेटो में से ही यूरोप के देश जो हैं वो चले जाए, कि किसी की हमारी ऊपर दादागिरी ना हो, हम किसी के छत के नीचे नहीं रहना चाहते। जापान और साउथ कोरिया जिनको USA की मदद मिलती है, हो सकता है कि वो खुद मिलकर अपनी खुद की डिफेंस सिस्टम जो है उसको और ज़्यादा पावरफुल बना ले। US, चाइना, रशिया जैसे देश जो हैं वो ग्लोबल पावर्स रहेंगे, लेकिन भारत जैसे देश जो हैं उनका फ़ायदा तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ग्रोथ अगर चाहिए तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में ही हमारा फ़ायदा हो सकता है। पता नहीं अब किस दिशा में चीज़ें जाएंगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग के टाइम पर ये सारे इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देकर जो हैं वो एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना चाहता है हो, या फिर अपना एक लेवल जो है वो दिखाने की एक कोशिश हो। जैसे नए कलेक्टर, नए SP साहब आते हैं तो थोड़े दिनों के लिए चीज़ें काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। तो अपना एक प्रभाव डालने के लिए भी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो शायद USA की सरकार कर रही हो। वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट ये थी लेटेस्ट अपडेट्स एंड ये थी दुनिया में चलने वाली सारी चीज़ें। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और होपफुली आज मेरे पास कुछ थंबनेल्स के सैम्पल्स आएंगे। आई विल शेयर इट इन द टेलीग्राम चैट ग्रुप। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, डू गिव मी योर फीडबैक। और इसी के साथ देयर इज़ वन मोर graphic designer, right? I have heard he is a very good one when it comes to this sort of things. तो आज की जो thumbnails अगर पसंद नहीं आए तो फिर we will go with that person, we'll hire that person for this particular project, and I want to create a very good thumbnail, to be honest, right? तो इसमें आपके inputs मुझे चाहिए, right? So enjoy your day. God bless you all. Jai Hind.